बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशनल कैलकुलस है। इससे पहले हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा को बड़े अच्छे अंदाज में हम लोग उसको मुकम्मल कर चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं जी। हमारा ये जो इस लेक्चर का यानी कि इस वीक का लास्ट टॉपिक है कि रिलेशनल कैलकुलस। इन द रिलेशनल कैलकुलस देयर इज़ नो डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू इवेल्युएट ए क्वेरी। यानी यहाँ पे हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर क्वेरी को किस तरीके से इवेल्युएट करना है। ए रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी स्पेसिफाइज व्हाट इज टू बी रिट्रीव्ड rather than how to retrieve it। बच्चों, पीछे हम लोग उसको पूरा उसका प्रोसेस देखते थे कि किस तरीके से हम लोगों ने उसको रिट्रीव करना है डेटा को, किस तरीके से हम लोगों ने उसको रिलेशन में से जो है वो रिट्रीव करना है। वो सारी की सारी हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते थे। लेकिन जब हम लोग रिलेशनल कैलकुलस के अंदर आते हैं तो इसकी जो क्वेरीज है इसमें हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि व्हाट इज़ टू रिट्रीव, रिट्रीव करना क्या है, बजाय इसके कि हम लोग देखें कि कैसे करना है। यानी हम लोग सिर्फ ये देखते हैं रिलेशनल कैलकुलस में कि हम लोगों ने रिट्रीव करना क्या है। जस्ट दिस इज द क्वेश्चन हियर। ओके, द रिलेशनल कैलकुलस इज नॉट रिलेटेड टू डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस इन मैथमेटिक्स। ये बेसिकली ऐसा नहीं है जैसे हम लोग कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन और उसके डेरिवेशन वगैरह जो करते थे हम लोग मैथ्स के अंदर लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें बट टेक्स इट्स नेम्स फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक। बेसिकली हम लोगों ने इसको एज ए सिंबॉलिक लॉजिक हम लोगों ने इसका नाम लिया है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कैलकुलस। हम लोग यहाँ पे क्योंकि प्रेडिकेट कैलकुलस यूज करेंगे, दैट्स वाई हम लोग इसको रिलेशनल कैलकुलस कह देते हैं। सो इसको आप लोगों ने डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से मिक्सअप नहीं करना। अच्छा जी, जब डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, व्हेन अप्लाइड टू डेटाबेस इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स। दो फॉर्म्स होती हैं जी इसकी। एक होती है टपल रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है जी, और दूसरी होती है हमारे पास डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। यानी कि दो किस्म के हम लोग यहाँ पर रिलेशनल कैलकुलस को देखेंगे। जो कि एक टपल है, टपल आपको पता ही है कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को कहते हैं टपल, ठीक है जी। और डोमेन की अगर बात की जाए तो किस कॉन्सेप्ट में, किस डोमेन में या किस एरिया से उसका ताल्लुक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डोमेन रिलेशनल कैलकुलस को उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो टपल रिलेशनल कैलकुलस है, ये कॉर्ड ने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया 1972 में। जबकि जो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है इसको 1977 में जो है लेक्रोइक्स और पिरोटे ने यहाँ पे इसको जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है जी। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैं अगर पूरी स्लाइड का आपके सामने इसके कंक्लूजन करूं, तो हम लोग रिलेशनल कैलकुलस के अंदर हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने रिट्रीव क्या करना है, बजाय इसके कि कैसे रिट्रीव करना है इसको नहीं हम देखते। हम सिर्फ देखते हैं किस चीज़ को रिट्रीव करना है। और दूसरी बात, इसका नाम रिलेशनल कैलकुलस इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रेडिकेट कैलकुलस यूज करेंगे। और हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे तो इसकी दो फॉर्म्स बनेंगी, एक टपल रिलेशनल कैलकुलस और दूसरी डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ये अभी आगे हम जाके इसके ऊपर मजीद जो है वो डिस्कशन करते हैं। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड। इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और प्रेडिकेट कैलकुलस, ए प्रेडिकेट इज ए ट्रूथ वैल्यू फंक्शन विद आर्गुमेंट्स। बेसिकली हम लोग ये पीछे जो है वो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग डिस्क्रीट मैथ के अंदर ये चीज़ें जो है करके आए। इवन आप लोगों ने जो है आपका फॉर्मल मेथड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें भी आप लोगों ने कुछ इस तरीके से चीज़ें पढ़ी। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास एक प्रेडिकेट जो होता है, जिसको आप लोग आइदर वो उसकी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है जी, और एक वो फंक्शन के अंदर, यानी कि एक फंक्शन और उसके साथ एक कोई ना कोई आर्गुमेंट होता है। यानी प्रेडिकेट इज ए ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन, यानी एक ऐसा ट्रुथ वैल्यूड फंक्शन होता है जिसके साथ हम लोग कोई ना कोई आर्गुमेंट देते हैं। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ फॉर द आर्गुमेंट, जब हम लोग उसकी जो आर्गुमेंट की बजाय हम लोग कोई उसको वैल्यू देते हैं, द फंक्शन यील्ड्स एन एक्सप्रेशन कॉल्ड ए प्रेपोजिशन। तो वो एक प्रेपोजिशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर आर्गुमेंट। आर्गुमेंट की बेस के ऊपर अगर वो फंक्शन ट्रू होता है, ठीक है जी, अगर वो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास उसको ट्रू फॉर्म में आ सकती है, या फिर हम लोग उसको आर्गुमेंट की बेस पे उसका आंसर फॉल्स भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि जॉन वाइट इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ। यानी जॉन वाइट एक पर्सन है जो कि मेंबर है स्टाफ का, ठीक है जी। एंड जॉन वाइट
अर्न्स मोर देन एन बीच। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो जॉन वाइट है वो एन बीच से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और बोथ प्रपोजिशन, इन दोनों को हम लोग प्रपोजिशन कहेंगे। कैसे? सिंस वी कैन डिटरमाइन वेदर दे आर ट्रू आर फॉल्स, हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है जी, मसलन जॉन वाइट इज़ ए मेंबर ऑफ स्टाफ है कि नहीं है। अगर तो वो वाकई वहाँ से स्टाफ का मेंबर है तो हम कहेंगे जी ये ट्रू है। लेकिन अगर वो मेंबर ऑफ स्टाफ नहीं है तो हम कहेंगे दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है जी, मसलन मैं आप लोगों में से कह देता हूँ कि उमर इज ए मेंबर ऑफ दिस क्लास। ठीक है जी, तो हम देखेंगे क्या वाकई उमर इस क्लास का जो है वो मेंबर है। तो अगर तो है तो फिर तो हम कहेंगे। ठीक है जी, अगर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो जो प्रपोजिशन होती है वो एक वक्त में या सही हो सकती है या गलत हो सकती है। इन द फर्स्ट केस वी हैव अ फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन क्या है? यहाँ पे फंक्शन है इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ। ठीक है जी, इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ विद वन आर्गूमेंट। और आर्गूमेंट क्या है? हम किसकी वैल्यू, किसको चेक कर रहे हैं? जॉन वाइट को चेक कर रहे हैं। इन द सेकंड केस वी हैव ए फंक्शन। हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन का नाम क्या है? अर्न मोर देन। और इसके दो आर्गुमेंट्स हैं क्योंकि दो को हम लोग आपस में कंपेयर कर रहे हैं। और वो क्या है? जॉन वाइट और एन बीच। इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अर्न मोर के फंक्शन के हिसाब से। और हम कोई ना कोई वैल्यू इसमें से निकाल सकेंगे। आइदर जॉन वाइट अर्न मोर देन एन बीच और जॉन वाइट मोर अर्न लेस देन एन बीच। इन दोनों केसेस में कोई एक ही केस हो सकता है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि वो इक्वल जो है वो अर्न कर रहे हैं, यानी कि जॉन वाइट और एन बीच। तो फिर उस सूरत में भी हमारे फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि हम लोग कह रहे हैं अर्न मोर देन। तो ये एक वक्त में या ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ठीक है जी, इवन अगर वो बराबर भी कमा रहे हैं तो फिर भी ये फॉल्स होगा क्योंकि हम तो उसको पूछ रहे हैं कि मोर देन। ठीक है जी, हम तो मोर देन वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। सो ये बच्चों इसी तरीके से प्रेडिकेट आप लोग प्रपोजिशंस और इस तरीके से आप लोग आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ को चेंज करके अपनी प्रपोजिशंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जो प्रेडिकेट होता है वो ट्रूथ वैल्यूड फंक्शन होता है जिसके साथ कोई ना कोई आर्गुमेंट होते हैं। इस बात को आपने बड़े अच्छे अंदाज से समझना है। ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक जो फंक्शन था ये वाला इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ, दिस इज प्रेडिकेट। ठीक है जी, जिसको कोई ना कोई आर्गुमेंट्स होंगे एंड उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, देन ट्रुथ वैल्यू होगी। ठीक है जी, तो उसको हम लोग फिर क्या कहेंगे, जो एक्सप्रेशन जब बनती है तो उसको हम लोग जो एक्सप्रेशन फॉर्म हो जाती है आफ्टर आर्गुमेंट्स वैल्यू। ठीक है जी, ठीक है जी, ये इस बात को समझना है। जब हम लोग उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी आर्गुमेंट के लिए तो वो फंक्शन एक एक्सप्रेशन बन जाता है और उस एक्सप्रेशन को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। जब तक हम उसको वैल्यू नहीं देते तब तक वो क्या है? हमारे पास एक जस्ट एक हमारे पास वो फंक्शन है। ठीक है जी, जस्ट हमारे पास वो एक जो फंक्शन है जिसका कोई ना कोई आर्गुमेंट हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो प्रेडिकेट कह सकते हैं उसको हम लोग। तो आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक और, इफ ए प्रेडिकेट कंटेन ए वेरिएबल, अगर उसके अंदर कोई ना कोई वेरिएबल है, एज इन एक्स इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ। यहाँ पे देखें तो ये एक वेरिएबल एक्स है यहाँ पे। ठीक है जी, हम किसको चेक कर रहे हैं? ठीक है जी, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ कि जो कि आप लोगों ने चेक करना है कि एक्स इज इवन। ठीक है जी, तो हम लोग ये फंक्शन क्या है कि इज इवन, दिस इज ए फंक्शन एंड द वेरिएबल इज एक्स। ठीक है जी, एक्स वेरिएबल है जो कि एक वक्त में ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अगर तो ट्रू जो है वो अगर हम लोग उसमें टू पास करते हैं एक्स की जगह तो फिर तो ये ट्रू वैल्यू देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे 3 देते हैं, 5 देते हैं, 7 देते हैं, 9 देते हैं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है जी, तो यही अभी तक तो ये प्रेडिकेट था। ठीक है जी, जब तक हम लोगों ने उसकी कोई ना कोई वैल्यू नहीं दी एक्स की तब तक तो ये प्रेडिकेट था। लेकिन जैसे ही बच्चों आप लोग उसको एक्स की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू दे देते हैं तो एक्सप्रेशन बन जाती है जिसकी कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी, ट्रुथ वैल्यू आएगी। देयर मस्ट बी एन एसोसिएटेड रेंज फॉर एक्स। अच्छा, जो हम लोगों ने वेरिएबल दिया है उसकी कोई ना कोई रेंज होगी। ठीक है जी, एक्स की कोई ना कोई रेंज होगी। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट some values of this range for x, the proposition may be true, for other values it may be false। कहने से मुराद है बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है वो एक रेंज सेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू, हमारे पास लिस्ट ऑफ पर्सन हैं। ठीक है जी, हम लोग उमर कह लेते हैं, हम लोग उस्मान कह लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक और कह लेते हैं, अकरम कह लेते हैं। हम लोग जो है ये एक लिस्ट बना ली है ना, दिस इज अ रेंज फॉर एक्स।
ये रेंज फॉर एक्स है, ठीक है जी। अब इनमें से हम लोगों ने कोई ना कोई वैल्यूज को चेक करना है। मिसाल के तौर पे मैं उम्र को चेक करता हूँ, उम्र इसके अंदर वैल्यू देता हूँ। अब ये एक्सप्रेशन बन गई, उमर इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ। अब हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन का देखना, क्या उमर जो है वो उसका मेंबर है स्टाफ का? अगर तो है तो फिर तो वैल्यू ट्रू आएगी, लेकिन अगर नहीं है तो फिर वैल्यू विल बी फॉल्स, ठीक है जी। ऐसे उस्मान है, उस्मान इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ, आइदर इट कैन बी ट्रू और फॉल्स। ऐसी अकरम है, उसके लिए भी आप लोगों ने चेक करना है। तो बच्चों ये जो सेट है ऊपर मैंने बनाया, दिस इज रेंज फॉर एक्स, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू होगी ना। तो फॉर एग्जांपल, इफ द रेंज इज सेट टू सेट ऑफ ऑल पीपल, तमाम के तमाम लोगों की रेंज है, उसमें हम लोग लिख देते हैं एंड वी रिप्लेस एक्स बाय जॉन वाइट, और एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं जॉन वाइट से। द प्रोपोजिशन जॉन वाइट इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ इज ट्रू, तो ये फिर ट्रू होगी। इफ वी रिप्लेस एक्स बाय द नेम ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टाफ, द प्रपोजिशन इज फॉल्स, ठीक है जी। यही बच्चों बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रपोजिशन किस तरीके से वर्क करती है। अब यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा फॉर्मल मेथड्स के साथ लिख लेते हैं। इफ़ पी इज़ ए प्रेडिकेट, ठीक है जी, पी हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? फंक्शन। ये बात आपने बोलनी नहीं है। देन वी कैन राइट सेट ऑफ ऑल एक्स, तमाम के तमाम एक्स, सच दैट पी इज़ ट्रू फॉर एक्स, सच दैट कि पी जो है हमारे पास वो ट्रू है एक्स के लिए। तो उसको हम लोग इस तरीके से, यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने रेंज लिखनी होती है, यानी कि जिस वेरिएबल की आप बात करें, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई प्रेडिकेट, बेसिकली फंक्शन, और देन हम उसके अंदर आर्गूमेंट लिखते हैं। ये देखिए हमारे पास आर्गूमेंट क्या है? एक्स, जिसके लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है जी। मसलन अगर आप लोगों ने लिखना हो कि यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ, ठीक है जी, स्टाफ इधर मैं लिख देता हूँ, और देन मैं इसके अंदर आर्गूमेंट दे देता हूँ एक्स, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक जो है ये प्रेडिकेट बन जाता है, ठीक है जी। अब वी मे कनेक्ट कनेक्ट प्रेडिकेट बाय द लॉजिकल कनेक्टिव्स, इवन हम लोग इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिव्स भी यूज करते हैं। जे नोटेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी बच्चों, फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें हम लोग यही सारी की सारी जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं उसके अंदर भी, कि हम लोग एक प्रेडिकेट को के अंदर मुमकिन है कि हम लोग जो है वो दो, मसलन मैं इसी की आपको एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे एंड किस तरीके से यूज हो सकता है कि मसलन मैं यहाँ पे कहता हूँ इज ए मेंबर ऑफ स्टाफ एंड, यहाँ पे मैं एंड यूज करता हूँ, यहाँ पे कंजंक्शन लगाता हूँ, और इधर मैं साथ क्या लेता हूँ? इज ए, ठीक है जी, इज ए मेंबर ऑफ, यानी स्टाफ का मेंबर भी है, इज ए मेंबर ऑफ फैकल्टी, ठीक है जी। यहाँ पे हम एक और फंक्शन बना लेते हैं कि वो फैकल्टी का भी मेंबर है कि नहीं है, ठीक है जी, और यहाँ पे भी मैं एक्स पास कर देता हूँ। तो अब कब इसके लिए, इस पूरी एक्सप्रेशन के लिए, इस पूरे प्रेडिकेट के लिए कब हमारे पास आंसर ट्रू आएगा? जब दोनों की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है तो देन इट विल बी, इट यील्ड फॉल्स, ठीक है जी, इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं इसमें आर लगा देता तो फिर तो इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती, तो ऐसा हो सकता था। तो बच्चों इसी तरीके से आप एंड, आर और नॉट को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बच्चों अब हम लोग जो है उसकी तरफ आ रहे हैं। मैंने अभी ये जितनी भी आपको थोड़ी सी बात समझाई है, ये बेसिकली मैंने आपको प्रेडिकेट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, आर्गुमेंट्स के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बात समझाई है। अब हमारी असल जो चीज़ है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये बात पढ़ी थी, ये वाली, ठीक है जी। एक टपल हमारे पास रिलेशनल कैलकुलस है और दूसरी हमारे पास डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है। तो अभी हम लोग टपल रिलेशनल कैलकुलस की तरफ जा रहे हैं, जो कि 1972 के अंदर प्रपोज हुई। तो अब यहाँ पे देखें, इन टपल, in the tuple relational calculus we are interested in finding tuples, हम वो tuples find करने में इंटरेस्ट रखते हैं for which a predicate is true, जिसके लिए वो जो हमारा गिवन फंक्शन है वो बच्चों ट्रू है। बात की समझ आई है? हमारा इंटरेस्ट टपल रिलेशनल कैलकुलस में ये होता है कि हम इंटरेस्टेड होते हैं उन तमाम टपल्स को फाइंड करने में, जो टपल्स हमारे पास, जो जिन टपल्स के लिए हमारा प्रेडिकेट ट्रू है, हमारा फंक्शन ट्रू है। तो द कैलकुलस इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ टपल वेरिएबल। तो हमारी ये जो कैलकुलस है ये बेस कर रही होती है यूज ऑफ टपल वेरिएबल से। ए टपल वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट रेंजेस ओवर ए नेम्ड रिलेशन। इसके अंदर पूरा का पूरा बच्चों रिलेशन हम लोग बता देते हैं, देन हम लोग उसको चेक कर रहे होते हैं, उसकी टपल्स को सारे की चेक कर रहे होते हैं। दैट इज ए वेरिएबल हुज ओनली अलाउबल वैल्यूज आर टपल्स ऑफ द
रिलेशन, यानी हम उसको पूरे का पूरे टप्पल को, ओ सॉरी, पूरे रिलेशन को एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। उस फिर जब वेरिएबल है उसको हम लोग अपने आर्गूमेंट एज एन आर्गूमेंट पास करते हैं, और जब एज एन आर्गूमेंट उसको देते हैं तो उसके तमाम की तमाम टप्पल्स के लिए उस प्रेडिकेट को चेक किया जाता है कि किसके लिए ये ट्रू है और किसके लिए ये फॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, टू स्पेसिफाई द रेंज ऑफ ए टप्पल वेरिएबल एस, ठीक है जी, एक टप्पल वेरिएबल एस है एज स्टाफ रिलेशन, और वो स्टाफ रिलेशन है हमारे पास, वी राइट हमारे पास स्टाफ, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या पास कर दिया है, एस। एस इज बेसिकली ए टपल वेरिएबल एंड स्टाफ इज बेसिकली ए रिलेशन, ठीक है जी। तो अब इसको हम लोग क्वेरी को किस तरीके से लिखेंगे, टू एक्सप्रेस द क्वेरी हम लोग किस तरीके से जो है वो क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी हमारे पास क्या है जी, कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल टपल्स, ठीक है, एस। हम वो तमाम की तमाम टपल्स जिनका नाम हम लोग एस रख रहे हैं उसको फर्ज कर रहे हैं कि एस है, ठीक है जी, यानी एस मींस ऑल टपल्स, ठीक है जी, एस मींस ऑल टपल्स सच दैट एफ ऑफ एस इज ट्रू, जिसके लिए कि उस फंक्शन के लिए वो ट्रू है, यानी कि वो बिलोंग कर रहा है स्टाफ से, ठीक है, फंक्शन हमारा स्टाफ है मिसाल के तौर पे। तो वो तमाम के तमाम अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ये लिखेंगे, यानी कि एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास जो है वो टपल है, तो यानी कि टपल एस है, यानी कि वेरिएबल है, ठीक है जी। और उसके लिए हम लोग फिर फंक्शन के अंदर हम एज एन आर्गुमेंट उस वेरिएबल को पास कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस इज टपल रिलेशनल कैलकुलस। अब यहाँ पे इसको जरा एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं ताकि मजीद इसको जो है वो समझ आ सके आपको। तो जी, एफ इज कॉल्ड, एफ जो है वो एक हमारे पास एक फार्मूला है, वेल फॉर्म्ड फार्मूला, चले हम इसको कह लेते हैं। फॉर एग्जांपल, टू एक्सप्रेस द क्वेरी, हम लोगों ने क्वेरी एक्सप्रेस करनी है, फाइंड द स्टाफ नंबर, यानी आप लोग स्टाफ नंबर फाइंड करें। आप लोग उसका जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन, डीओबी, सैलरी एंड ब्रांच नंबर ऑफ ऑल स्टाफ अर्निंग मोर देन 10,000 यूरो वी कैन राइट। अच्छा, इसको किस तरीके से आप लोग जाहिर कर सकते हैं? सबसे पहली बात देखें, हमारे पास तो सबसे पहले आप लोगों ने सारा का सारा स्टाफ निकालना है। अब जब स्टाफ आप लोग निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं, अब ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक और भी बात है यहाँ पे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो हम वैसे अगर हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा की बात करते थे तो वहाँ पे हम लोग ये करते थे कि जी उस पर प्रोजेक्शन लगा दी और ऐसे होगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, यहाँ पे पूरी के पूरे एट्रीब्यूट्स आएंगे, ठीक है। इवन मैंने यहाँ पे मेंशन ना किया होता ब्रांच नंबर, ठीक है, और सैलरी, तो फिर भी ये सारी की सारी चीजें आ रही होती, ठीक है जी। ये पूरे का पूरे टपल्स निकाल रहे हैं ना, हम लोग पूरे का पूरे एट्रीब्यूट्स निकाल रहे हैं। अच्छा, होगा क्या, अभी मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, ठीक है जी, फाइंड द स्टाफ नंबर, लास्ट नेम एंड सैलरी, ब्रांच नंबर ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर, ठीक है, यहाँ तक अभी बात करते हैं। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, ये इसको देखें जरा, एस क्या है, तमाम की तमाम टपल्स, ठीक है जी, स्टाफ से जिनका ताल्लुक है, और आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, एस, ठीक है जी, तमाम की तमाम टपल्स जिनका ताल्लुक स्टाफ के रिलेशन से है, ओके, ये सारी निकल आई। और अब हम कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन क्या है कि भाई वो बताओ जिनकी अर्निंग जो है वो 10,000 से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे उसी, यानी उन टपल्स की एक पर्टिकुलर टपल, मिसाल के तौर पे टपल 1 है, उसकी सैलरी अगर चेक की जा रही है कि अगर वो 10,000 से ग्रेटर है तो फिर उसको निकाला जा रहा है। फिर टपल 2 है, ठीक है जी, एस की वैल्यूज तो चेंज, मतलब एस तो सबके लिए है, सारी टपल्स के लिए है। एक दफा एस जो है वो हमारे पास आएगा, यानी कि बारी बारी इस तमाम टपल्स के लिए इसको चलाया जाएगा, ठीक है जी। पहली टपल, फिर दूसरी टपल, फिर तीसरी टपल, चौथी टपल, पांचवी टपल, तो इस तरीके से बच्चों ये फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है जी। तो हम लोगों ने एस की, यानी कि एस से मुराद उस एक पर्टिकुलर टपल की बात हो रही है, अगर उसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है और वो मेंबर है स्टाफ का, तो देन वी विल इंक्लूड इट इन आवर रिजल्ट, ठीक है जी बच्चों। अब यहाँ पे एस डॉट सैलरी मीन्स द वैल्यू ऑफ द सैलरी एट्रीब्यूट फॉर द टपल वेरिएबल एस, टू रिट्रीव अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सच ए सैलरी वी वुड राइट, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग, अच्छा अब अगर आप लोगों ने सिर्फ सैलरी उसकी जो है वो रिट्रीव करनी है, तो बच्चों आप लोगों ने इस तरीके से उसकी रिट्रीव करनी है, एस डॉट सैलरी, ठीक है जी। जो चीज़ आप लोग उसका जो है वो रिट्रीव करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अगर रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरी की पूरी टपल आ रही है, ठीक है, उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को करना चाह रहे हैं फेच, देन आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे देखें वही स्टाफ
के से ताल्लुक है उसका, जबकि उसकी सैलरी जो है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम सिर्फ उसकी सैलरी जो है वो इसमें से फेच कर रहे हैं। अगर आपने उसका फर्स्ट नेम सिर्फ उसमें से निकालना है तो एस डॉट एफ नेम, ठीक है जी, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे और देन आप लोग आगे ये सारी की सारी चीज़ें लिख देंगे। तो बच्चों ये बहुत ही एक जो है वो अच्छा टॉपिक है फॉर असेसमेंट, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, रिलेशनल जबरा एंड रिलेशनल कैलकुलस, ठीक है जी। देन आगे चलते हैं जी, हमारे पास कुछ क्वांटिफायर्स हैं एग्जिस्टेंशियल एंड यूनिवर्सल, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा अब बताऊं तो जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है जिसको हम लोग देयर एग्जिस्ट कहते हैं, ये तकरीबन आपके सामने इस वक्त इसकी जो है वो सिंबल भी गिवन है, और ऐसे ही हमारे पास यूनिवर्सल है जो कि फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, उसको ज़रा देखते हैं। एग्जिस्टेंशियल बेसिकली हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं किसी की, और ऐसे ही हम लोग जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो वो हम लोग फॉर ऑल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं जी। देर आर टू क्वांटिफायर्स वी कैन यूज विद फार्मूला टू टेल हाउ मैनी इंस्टेंस ऑफ प्रेडिकेट अप्लाइज टू, कि कितने हम लोगों ने इंस्टेंस जो है इसके ऊपर अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए वो ये दो जो है वो यूज़ करते हैं, एग्जिस्टेंशियल, और दूसरा हमारे पास जो है वो फॉर ऑल है। द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, ठीक है जी, देयर एग्जिस्ट इसको हम लोग कहते हैं, इज यूज्ड इन फार्मूला दैट मस्ट बी ट्रू फॉर एटलीस्ट वन इंस्टेंस। किसी एक इंस्टेंस के लिए हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि कोई एक इंस्टेंस के लिए ये ट्रू हो जाए, सच एज जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टाफ एस है, ठीक है जी, ये एक प्रेडिकेट है, और दूसरा हम लोग एंड लगा रहे हैं, ठीक है जी, और हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट ब्रांच, यानी कि बी, देयर एग्जिस्ट बी, जो कि जिसका ताल्लुक ब्रांच से है। और एक और हम लोग चीज क्या चेक कर रहे हैं कि जो ब्रांच नंबर है, यानी कि बी डॉट ब्रांच नंबर इक्वल है एस डॉट, यानी स्टाफ, उस स्टाफ की बात हो रही है, यानी उस मेंबर की, स्टाफ मेंबर की बात हो रही है, उसके ब्रांच नंबर से मैच करे, और जो ब्रांच का जो सिटी है वो क्या हो, लंदन। अब यहाँ से थोड़ी सी बात समझ आ रही है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों, हम किसके साथ एग्जिस्टेंस लगाया, ब्रांच के साथ, यानी बी के साथ। देयर एग्जिस्ट ए ब्रांच टपल, कोई एक ब्रांच टपल होगी दैट हैज द सेम ब्रांच नंबर, इसकी बात हो रही है, जिसका सेम ब्रांच नंबर होगा जो कि स्टाफ नंबर, स्टाफ के मतलब ब्रांच नंबर के से, यानी सेम ब्रांच नंबर एज द ब्रांच नंबर ऑफ द करंट स्टाफ, यानी करंट स्टाफ टपल, यानी एस की बात हो रही है, एस डॉट ब्रांच नंबर और बी डॉट ब्रांच नंबर आपस में सेम होंगे, एंड इज लोकेटेड इन लंदन, और वो लोकेट कर रही होगी लंदन में। तो आपको इस पूरी कहानी की समझ आ गई होगी कि इसमें कहने का कहने से मुराद क्या है, ठीक है जी। तो यूनिवर्सल जो क्वांटिफायर है वो हम लोग फॉर ऑल के लिए करते हैं। यहाँ पे देखें हम किसी एक ब्रांच की बात कर रहे थे, ठीक है जी, कोई एक हमारे पास कोई टपल ऐसी होगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर ऑल सबके लिए चेक कर रहे हैं। इज यूज्ड इन स्टेटमेंट अबाउट एवरी इंस्टेंस सच एज फॉर ऑल बी, बी डॉट सिटी इज नॉट इक्वल टू पेरिस। हम यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि फॉर ऑल ब्रांच टपल द एड्रेस इज नॉट इन पेरिस, यानी हम उसमें से तमाम के तमाम ये देख रहे हैं कि उसमें किसी एक में भी जो है वो पेरिस किसी का भी एड्रेस वो ना हो, ठीक है। अगर किसी एक के लिए भी पेरिस आ जाता है तो ये फॉर ऑल का क्वांटिफायर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप लोगों ने बात समझनी है ये वाली। तो आगे चलते हैं जी। टपल वेरिएबल दैट आर क्वालिफाइड बाय फॉर ऑल आर एग्जिस्टेंस, यानी कि देयर एग्जिस्ट आर कॉल्ड बाउंड वेरिएबल। तमाम के तमाम जो वेरिएबल हैं जो कि क्वालिफाई कर रहे होते हैं फॉर ऑल से या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ, इन दोनों क्वांटिफायर्स में से किसी एक के साथ, यानी वो जो भी क्वालिफाई कर रहे होते हैं उसको हम लोग बाउंड वेरिएबल कहते हैं। अदरवाइज द टपल वेरिएबल आर कॉल्ड फ्री वेरिएबल, नहीं तो फिर हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, फ्री वेरिएबल। यानी यहाँ पे हम हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल आ गए, एक बाउंड वेरिएबल, दूसरा फ्री वेरिएबल। वो तमाम के तमाम वेरिएबल जो कि क्वालिफाई कर रहे हैं इसके फॉर ऑल के साथ या फिर देयर एग्जिस्टेंशियल उसके साथ, तो फिर हमारे पास वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल, बाउंड वेरिएबल। अदरवाइज वो जो टपल वेरिएबल हैं उसको हम लोग फ्री वेरिएबल कहते हैं। बच्चों मैं बार बार बताता चलूँ, जब टपल वेरिएबल की बात होती है तो ये वेरिएबल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जैसे स्टाफ के अंदर एस है, ब्रांच के अंदर बी है, ठीक है जी, दीज आर द वेरिएबल, ठीक है, दीज आर टपल वेरिएबल।
The only free variable in a relational calculus expression should be those on left side of the bar. लेफ्ट साइड पे जितने भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं बच्चों वो फ्री वेरिएबल होते हैं क्योंकि वो तो एज एन आर्गूमेंट उसमें यूज हो रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल इन द फॉलोइंग क्वेरी, जैसे कि इस बार के इस साइड पे आप देखें एस डॉट लास्ट नेम यानी कि स्टाफ का एस एक टपल है जिसका ताल्लुक है स्टाफ से और उसका लास्ट नेम की हम लोग बात कर रहे हैं. फिर एस जिसका ताल्लुक है यानी एस इज ए टपल वेरिएबल जिसका ताल्लुक है स्टाफ से, उसका हम लोग फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे तो हम ये वेरिएबल कौन से हुए, फ्री वेरिएबल हुए. अब यहाँ पे फंक्शन है हमारा स्टाफ, ठीक है जी, उसमें एस हम लोगों ने कर दिया, फिर हम लोगों ने एग्जिस्टेंशियल लगा दिया, यहाँ पे ब्रांच कह दिया, ठीक है जी, ब्रांच यहाँ पे बी आ गया, बी डॉट ब्रांच नंबर इक्वल होना चाहिए एस डॉट ब्रांच नंबर की और सिटी होना चाहिए लंदन, ठीक है जी. एस इज द ओनली फ्री वेरिएबल एंड एस इज देन बाउंड सक्सेसफुली टू ईच टपल ऑफ स्टाफ. अब तो इस बात को समझना है आप लोगों ने. एस यहाँ पे जो है हमारे पास ओनली फ्री वेरिएबल है, यहाँ पे इतनी बात, ठीक है जी. यहाँ पे देखें फ्री वेरिएबल है एंड एस इज देन बाउंड सक्सेसफुली, इसको हम लोगों ने बाउंड कर दिया है सक्सेसफुली टू ईच टपल ऑफ स्टाफ, तमाम की तमाम स्टाफ की टपल के साथ, ठीक है जी. इसको हम लोगों ने बाउंड कर दिया, ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसको बाउंड किया है. तो जी यहाँ पे हमारे पास जो है बाउंडिंग वो किस तरीके से हो रही है बच्चों, यहाँ पे आपके सामने है कि ये जो एग्जिस्टेंशियल हम लोगों ने लगाया ब्रांच के साथ, इसके साथ एंड है और यहाँ पे स्टाफ एस है, यानी इन दोनों को यहाँ पे ट्रू होना पड़ेगा, ठीक है जी. देन आप लोग जो है वो उसका आगे फर्दर इसको मजीद जो है वो कर सकते हैं. तो एग्जिस्टेंशियल की वजह से यहाँ पे हमारे पास ये भी जो स्टाफ है ये एस है, इसको भी क्वालिफाई करना पड़ रहा है, ठीक है जी, क्योंकि इसको आप लोगों ने उसकी ब्रांचेस के साथ जो है उसको आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये देखें इनडायरेक्ट रिलेशन तो है बी डॉट ब्रांच नंबर इक्वल है एस डॉट ब्रांच नंबर के. तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको बाउंडिंग इसकी देखनी है. आइदर a variable can be directly bound or indirectly bound to the other variable. तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है अपने जहन में रखनी है बात. आगे चलते हैं जी. तो हमारे पास इसको मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ठीक है जी, जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास एग्जांपल है लिस्ट द नेम ऑफ ऑल मैनेजर्स हु अर्न मोर देन 25,000 यूरो. ये क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये इम्प्लीमेंट होगा इसके अंदर. अब यहाँ पे देखें हम लोग जो है नेम लिस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये देखें हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया. फिर हम लोगों ने कर दिया कि स्टाफ, ठीक है जी, उसका वेरिएबल हम लोगों ने एस रख दिया एंड एस डॉट पोजीशन, और जो उसकी पोजीशन है स्टाफ की वो क्या होनी चाहिए, मैनेजर, ठीक है. फिर हमने कह दिया एक 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 हमारे पास प्रेडिकेट ये है, एक हम लोगों ने ये कह दिया कि स्टाफ का यानी एस का ताल्लुक स्टाफ से है, दूसरा हमने कह दिया कि उसकी पोजीशन मैनेजर है, तीसरा एस की जो सैलरी है उसकी वो कितनी होनी चाहिए 25,000 से ग्रेटर होनी चाहिए. तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये वाली क्वेरी को सॉल्व करें. अब लिस्ट द स्टाफ हु मैनेज प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इन ग्लासगो, ठीक है जी. तो सिंपल सी बात है, ग्लासगो की बात हो रही है तो सिटी की बात होगी, ठीक है जी. देन हम लोग ये देख रहे हैं कि वो स्टाफ में जो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है जी, इसका मतलब है उसका मैनेज का स्टाफ नंबर होगा और देन आपका जो उसका स्टाफ का स्टाफ नंबर होगा उसको इक्वल रखना चाहिए, ठीक है. और दूसरी बात उसने प्रॉपर्टीज फॉर रेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा देखना है. अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने उन स्टाफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे देखें लिस्ट कर रहे हैं ना स्टाफ को, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट की नहीं बात कर रहे, ऊपर एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिस्ट किए थे. अब यहाँ पे देखिए हम लोग पूरी की पूरी टपल की बात कर रहे हैं एस. अच्छा, स्टाफ से एस का ताल्लुक है और कोई एक पी, पी से मुराद क्या है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट की एक कोई टपल है जिसका ताल्लुक क्या किस टेबल से है किस रिलेशन से है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के उससे है, ठीक है जी. वो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, सर्टेन प्रॉपर्टी है, देयर एग्जिस्ट है प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है. अच्छा, और फिर क्या हो रहा है, पी का यानी उस प्रॉपर्टी का स्टाफ नंबर जो है वो इक्वल है उस स्टाफ के यानी उस स्टाफ मेंबर के स्टाफ नंबर से, ठीक है जी बच्चों. प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसका जो स्टाफ नंबर है एट्रीब्यूट वो
एस यानी कि स्टाफ के जो टपल है उसके अंदर मौजूद जो एट्रीब्यूट स्टाफ नंबर है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर तो ऐसा है, और फिर जो प्रॉपर्टी का लोकेशन है यानी कि प्रॉपर्टी डॉट सिटी यानी पी डॉट सिटी वो ग्लासगो है, तो देन इस तरीके से हम लोग इसको जो है वो निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। आगे मजीद चलते हैं, तो एक और एग्जांपल है, लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टाफ हु करंटली डू नॉट मैनेज एनी प्रॉपर्टीज। कोई प्रॉपर्टी को मैनेज नहीं कर रहे, सिंपल कंट्राडिक्शन करेंगे उसके हम लोग, सॉरी निगेशन करेंगे हम लोग। तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए हम लोगों को सिर्फ नेम चाहिए, तो जब नेम चाहिए तो एस डॉट एफ नेम, एस डॉट लास्ट नेम, ठीक हो गया। और एस का ताल्लुक है स्टाफ से, ठीक है जी। और हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी है, हम अभी इसको इस बात को जरा भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाएं, ठीक है जी। कोई एक प्रॉपर्टी है जिसका ताल्लुक रेंट फॉर प्रॉपर्टी से रिलेशन से है, और एस डॉट स्टाफ नंबर इक्वल है पी डॉट स्टाफ नंबर से। यहाँ पे हम उसकी लोकेशन की बात नहीं कर रहे। तो इससे मुराद ये होगा कि उन तमाम के नेम्स आएंगे, वो तमाम स्टाफ मेंबर्स के नेम्स आएंगे जो कि मैनेज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। अभी हम लोगों ने निगेशन तो की नहीं है, डू नॉट की बात अभी भूल जाएं। अभी हमने इसके अलावा देखें, जरा इसके अलावा देखें, ठीक है जी। ये वो तमाम के तमाम नाम देगा स्टाफ के जो कोई ना कोई रेंट प्रॉपर्टी, जो रेंट पे प्रॉपर्टीज हैं उनको मैनेज कर रहे हैं। तो इसकी जब हम लोग निगेशन कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे उसका उलट हो जाएगा, डू नॉट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर जी आगे मजीद चलते हैं, तो यूजिंग द जनरल ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स फॉर क्वांटिफायर्स गिवन अबव वी कैन रीराइट दिस एज, इसको हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, फॉर ऑल के लिए भी लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। आप लोग निगेशन फिर आपको अलहदा से दोनों के लिए करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो आगे हम लोग डी वाली जो एग्जांपल है उसकी तरफ जाते हैं। लिस्ट द नेम ऑफ क्लाइंट्स हु हैव व्यूड प्रॉपर्टी फॉर रेंट इन ग्लासगो। उन तमाम की लिस्ट दें क्लाइंट्स की जिन्होंने प्रॉपर्टी फॉर रेंट देखी ग्लासगो के अंदर। तो देखें सबसे पहली बात तो यही है कि उसकी लोकेशन जो है प्रॉपर्टी की वो देखें हम लोगों ने ग्लासगो सेट कर दी है। अब मजीद इसको देखते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं, नेम्स, यानी कि सी डॉट फर्स्ट नेम। क्यों हम लोगों ने सी किया, क्योंकि कस्टमर की बात हो रही है, क्लाइंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे सी डॉट लास्ट नेम, एक तो ये चीज़ हम लोगों ने इसमें से निकाली, और सी का ताल्लुक क्लाइंट से है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कहा देयर एग्जिस्टेंस, वी का ताल्लुक किससे है, व्यूइंग से, ठीक है जी। इसको साथ साथ आप लोगों ने आपस में मैच करना है। जबकि पी एग्जिस्ट कर रहा है साथ ही साथ, और उसका ताल्लुक किससे है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट से। इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई। एंड और जो सी डॉट क्लाइंट नंबर है वो वी डॉट क्लाइंट नंबर है। यानी हम ये देख रहे हैं कि तमाम के तमाम क्लाइंट जो हैं, क्या उन्होंने उसमें से, हम इसको इक्वल कंडीशन से चेक कर रहे हैं कि जो व्यूड प्रॉपर्टी के क्लाइंट, हम लोगों ने एक टपल बनाई हुई है, सॉरी एक रिलेशन बनाया हुआ है व्यूड प्रॉपर्टी के नाम से, उसके अंदर हम लोगों ने क्लाइंट नंबर एक एट्रीब्यूट रखा है कि अगर किसी ने ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को देखा है तो हम उसके साथ क्लाइंट नंबर लिख दें, किसने देखा हुआ है। और क्लाइंट नंबर तो एक अलग से टेबल भी है क्लाइंट्स का, उसके अंदर भी क्लाइंट नंबर एक एट्रीब्यूट है। तो हम जो क्लाइंट के अंदर क्लाइंट नंबर है उसको आपस में चेक कर रहे हैं किसके, व्यूड वाले टेबल में से, यानी कि व्यूड वाले रिलेशन में क्लाइंट नंबर जो है, इन दोनों को आपस में हम लोग इक्वलिटी इनकी चेक कर रहे हैं। अगर तो इक्वल है देन हम आगे मूव करते हैं कि जो वी यानी व्यूड प्रॉपर्टी नंबर है वो पी, यानी कि हमारे पास पी क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, तो उसमें से उसका बिलोंग कर रहा है। और जबकि पी उसका जो सिटी है वो ग्लासगो है। यही बात बच्चों मैं आपको समझाना चाह रहा था। यानी यहाँ पे जब आप प्रॉपर्टी फॉर रेंट एक किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग एक व्यूड की बात कर रहे हैं, व्यूड प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद एक क्लाइंट्स होंगे, इनका आपने आपस में ताल्लुक बनाया है, जैसे कि क्लाइंट नंबर का व्यूड क्लाइंट नंबर के साथ, फिर व्यूड प्रॉपर्टी नंबर का प्रॉपर्टी फॉर रेंट नंबर के साथ, देन पी सिटी उसका ग्लासगो के साथ। इस तरीके से आप लोगों ने इसकी चेकिंग की और आपका ये जो है वो रिजल्ट आ गया, आएगा। अब आगे बच्चों चलते हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की जानिब। यहाँ पे अब हम लोग जब डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की बात करते हैं तो अब इसमें होता ही है कि जी इन द टपल रिलेशनल कैलकुलस में वो यूज़ वेरिएबल, यानी जो पीछे हम लोग जो यूज़ करके आए हैं अभी अभी के जो रिलेशनल कैलकुलस हम लोगों ने पीछे टपल रिलेशनल कैलकुलस है उसमें हम लोगों ने वेरिएबल यूज़ किए जिनकी रेंज टपल्स में से, जो टपल्स होती थी उनमें से होती थी, और टपल्स बिलोंग करती हैं किसी ना किसी रिलेशन से यानी कि टेबल से। इन द डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, अब जब हम डोमेन की बात करते हैं कि जो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस है
वी आल्सो यूज वेरिएबल, हम वेरिएबल यूज करते हैं, बट इन दिस केस द वेरिएबल टेक देयर वैल्यूज, उनकी जो वैल्यूज आती हैं ना बच्चों, वो आती हैं डोमेन्स ऑफ एट्रीब्यूट से। उनकी डोमेन क्या है, उन एट्रीब्यूट्स की डोमेन क्या है, रेदर देन टपल ऑफ रिलेशन। पहले तो टपल ऑफ रिलेशन से वैल्यूज आ रही होती थी, अब उसकी डोमेन में से वैल्यू जो है वो आ रही होती हैं। एन एक्सप्रेशन इन द डोमेन रिलेशनल कैलकुलस हैज़ अ फॉलोइंग जनरल फॉर्म। इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है कि आप यहाँ पे D1 D2 अप टू DN लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन होता है जिसके अंदर D1 से लेकर DM, वेयर M इज ग्रेटर देन और इक्वल टू N। N हमेशा जो है वो स्मॉलर या इक्वल होगा M के। अब यहाँ पे जो आपके पास ये जो D1 से DM या N तक है, ये डोमेन वेरिएबल को जाहिर कर रहा होता है, जबकि f ऑफ D1 से DM तक रिप्रेजेंट ए फार्मूला, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ एटम्स वेयर ईच एटम हैज़ वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अब इसमें जो एटम्स हैं वो मुमकिन है कि इनमें से कोई ना कोई एक फॉर्म हो। मसलन यहाँ पे पहली फॉर्म ये हो सकती है, क्या हो सकती है जी, यहाँ पे एक रिलेशन R हो जिसके अंदर उसकी डिग्री n हो, ठीक है जी, डिग्री n, n का मतलब क्या, डिग्री का मतलब क्या है, n एट्रीब्यूट्स हों, उसके एट्रीब्यूट्स की बात होती है जब डिग्री की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसका मतलब ये है एट्रीब्यूट 1, एट्रीब्यूट 2 अप टू एट्रीब्यूट n, ठीक है जी। और एंड ईच डी आई इज अ डोमेन वेरिएबल, और तमाम के तमाम डी आई ये जो जितने भी ये हैं, यानी ये कि हमारे पास अगर D1 है, D2 है, D3 D4 अप टू DN, दिस विल बी द डोमेन वेरिएबल। इसको हम लोग डोमेन वेरिएबल कहेंगे। जैसे आप लोगों के पास जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, तमाम के तमाम डोमेन एट्रीब्यूट्स होंगे। एक तो ये तरीका होगा। दूसरी हमारे पास जो एटम है वो किस तरीके से हो सकता है कि हम एक डी आई है, यानी कि एक एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट जो कि डी जे हो सकता है, और दरम्यान में थीटा, ठीक है जी। अब वेयर D1 एंड DJ आर डोमेन वेरिएबल, यानी कि कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है जी। डोमेन वेरिएबल की जब भी मैं बात करूंगा आपने उसको एट्रीब्यूट समझना है। एंड थीटा इज द वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कोई ना कोई कंपैरिजन ऑपरेटर होगा, प्लस ओ सॉरी प्लस कह रहा हूँ, ग्रेटर का, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन, लेस देन इक्वल, इक्वल नॉट इक्वल, दीज आर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये हो सकते हैं थीटा की जगह पे, ठीक है जी। एंड द डोमेन DI एंड DJ मस्ट हैव मेंबर्स दैट कैन बी कंपेयर्ड, उनके जरूर मेंबर्स कोई ना कोई होने चाहिए जिनको हम लोग थीटा के साथ जो है वो कंपेयर कर सकें। थीटा बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे एक तो एक ये फॉर्म हो गई। दूसरी फॉर्म ये हो सकती है कि हम किसी डोमेन वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ हम लोग उसका कंपैरिजन करा रहे हैं, ठीक है जी। और जो थीटा है इज द वन ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेटर, और जो कांस्टेंट है वो भी डोमेन ऑफ DI से उसका ताल्लुक है। तो एक तो तरीका ये है। ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, दो डोमेन वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे हम डोमेन वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ जो है वो कर रहे हैं। we recursively build a formula from atom using the following rule, कुछ इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। एन एटम इज अ फार्मूला, यानी इसकी बात कर रहे हैं हम हमारे पास, ठीक है जी। एक एटम जो है वो फार्मूला भी कहला सकता है। मसलन इसके अंदर जो हमारे पास डोमेन वेरिएबल है इसकी बजाय हम लोग एक और फार्मूला रख सकते हैं। मसलन इफ F1 एंड F2 आर फार्मूलाज, ठीक है जी, ये दो फार्मूला है। सो देर सो आर देयर कंजंक्शन, और इनके कंजंक्शन कैसे है, F1 एंड F2, देयर डिसजंक्शन F1 और F2, ठीक है जी। इन दोनों के भी आप लोग कंजंक्शन, नहीं फार्मूला 1 फार्मूला 2 के साथ आप उसकी कंजंक्शन करा लें, डिसजंक्शन करा लें, नेगेशन करा लें। इफ F is a formula with domain variable x, then there exists x f and for all x f are also formula, ये भी फार्मूला कहलाएंगे कि हम लोग उसको जो है वो किसी एक डोमेन वेरिएबल x के लिए, किसी एक वेरिएबल के लिए हम वो फार्मूले को चेक कर रहे हैं, या फिर हम तमाम के तमाम फार्मूला सॉरी x के लिए हम किसी फार्मूला को चेक कर रहे हैं। ये क्वांटिफायर्स हम लोग पीछे इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। तो आगे चलते हैं। हमारे पास अब इसकी एग्जांपल है बच्चों डोमेन रिलेशनल मॉडल की। इसके हमारे पास जो उसके जनरल फॉर्म है आपके सामने है, ठीक है जी। D1 टू अप टू DN, ठीक है जी। एंड इन प्लेस ऑफ D1 एंड D2 एंड DN, अगर आप इस तरीके से भी लिख लेते हैं तो इसका मतलब यही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारी वही जो पीछे भी हम लोग करके आ चुके हैं, हमारी यहाँ पे जो है वो क्या एग्जाम्पल आई है जी, फाइंड द नेम ऑफ ऑल मैनेजर्स हु अर्न मोर देन 25,000 यूरो। अब ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे। अब बच्चों हमारे पास क्या होंगे, डोमेन वेरिएबल, डोमेन वेरिएबल यानी कि एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि क्या करें, फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल मैनेजर्स, यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है जी। देन हम लोगों ने ये किया, देयर एग्जिस्ट ये स्टाफ नंबर,
ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्टाफ नंबर की। ठीक है जी। पोजीशन उसकी उसका सेक्स यानी कि जेंडर की बात कर रहे हैं, तो देन डीओबी, देन उसकी सैलरी, देन बीएन। ठीक है जी। तो बच्चों ये हम तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स इनमें से, यानी कि ये हमारे डोमेन वेरिएबल है और ये हमारे पास उसकी पूरी की पूरी डोमेन है। ठीक है जी। इसमें से हम लोग सिर्फ ये चीजें जो हैं वो ले रहे हैं, यानी देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी इन तमाम के तमाम ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनके लिए हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है जी। ये हमेशा जो है ये लेस या इक्वल होना चाहिए इन तमाम के तमाम डोमेन वेरिएबल से। ठीक है जी। अगर आप देखें तो ये देखें, जो हमारे पास ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनमें से ही नहीं है ताल्लुक इनका। बिल्कुल देखें तमाम के तमाम इसमें से लिए गए हैं, तो ये लेस हुए ना। अगर इक्वल होते दोनों तो फिर हम लोग इक्वल कह लेते। तो यही बात हम पीछे यहाँ पे देखें करके आ चुके हैं कि एम शुड ग्रेटर देन एन। एम कौन से हैं? ये वाले, ये तमाम के तमाम एम, और एन जो है ये तमाम के तमाम एन है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो ये हम लोग, ये हमारी उसकी पूरी की पूरी डोमेन है। एंड जो पोजीशन है, अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने गौर किया है कि पीछे जब रिलेशनल उसमें कैलकुलस में टपल उसमें करते थे, उसमें टपल कैलकुलस में करते थे, तो हम साथ उस वेरिएबल का भी नाम मेंशन करते थे। यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे यही तो बात है, यही तो बात है रिलेशन कैलकुलस में, क्योंकि यहाँ हम डोमेन की बात करते हैं। ठीक है जी। और डोमेन में हम लोग डोमेन वेरिएबल की उसकी जो बात है उसकी कार्य होते हैं। तो पोजीशन इक्वल होनी चाहिए मैनेजर के, एंड सैलरी जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए 25,000 के। तो बच्चों इफ वी कंपेयर दिस क्वेरी विद द इक्विवेलेंट टपल रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी इन एग्जांपल 4.12 ए, जो पीछे हम लोग देख के आ चुके हैं, वी सी दैट ईच एट्रीब्यूट इज गिवन ए वेरिएबल नेम। हमने देखा पीछे जितने भी एट्रीब्यूट्स उनको हमने कोई वेरिएबल नाम दिया। द कंडीशन स्टाफ, ठीक है जी, एस एन एफ एन अप टू बी एन, इंश्योर द डोमेन वेरिएबल आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी एट्रीब्यूट्स ऑफ द सेम टपल। ठीक है जी। इसमें हम लोगों ने ये जितने भी एस एन से लेके बी एन तक बताए, ये सारे के सारे ये हमारे पास डोमेन थी, रेंज थी, सॉरी डोमेन वेरिएबल थे, और इनकी जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि इन्हीं में से होंगे। वो यूज द फार्मूला पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर रेदर देन द स्टाफ डॉट पोजीशन। ये हम लोग यूज करते थे रिलेशन कैलकुलस के उसके अंदर, जो टपल कैलकुलस है जो हमारे पास होती थी उसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमने देखें जस्ट पोजीशन इज इक्वल टू मैनेजर चेक किया, एट्रीब्यूट की हम लोग बात कर रहे हैं। आल्सो नोट द डिफरेंस इन द यूज ऑफ द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है जी। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को भी देखें तो हम लोग किस तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर ये इसके साथ लगा हुआ एग्जिस्टेंशियल, तो इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी ये तमाम के तमाम डोमेन वेरिएबल है इनके साथ मौजूद है। अच्छा, इन द टपल रिलेशनल कैलकुलस, जो टपल रिलेशनल कैलकुलस थी, वी राइट ई पोजीशन फॉर सम टपल वेरिएबल पोजीशन। किसी भी पोजीशन वेरिएबल के लिए हम लोग इस तरीके से जो है वो यूज करते। वी बाइंड द वेरिएबल टू द रिलेशन स्टाफ। हम उसको स्टाफ के साथ जो है उसके बाद बाइंड कर लेते हैं बाय राइटिंग स्टाफ पोजीशन। किस तरीके से बाइंड करते हैं, देखें स्टाफ और उसके अंदर पोजीशन लिख दें। अब ये स्टाफ भी हमारे पास क्या हो गया, बाइंड हो गया। ठीक है जी, क्योंकि पोजीशन बाइंड है, पोजीशन बाइंड है तो स्टाफ भी बाइंड हो गया, क्योंकि स्टाफ के फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट जा रहा है पोजीशन। ऑन द अदर हैंड, इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, पोजीशन रेफर्स टू डोमेन वैल्यू। इसकी डोमेन वैल्यू के साथ इसका ताल्लुक है। रिमेन अनकंस्ट्रेंड अंटिल इट अपीयर इन द सब फार्मूला, जब तक ये सब फार्मूला के अंदर नहीं आ जाता। और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी जो पूरी की पूरी डोमेन वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे मेंशन किए। व्हेन इट बिकम्स कंस्ट्रेंट टू पोजीशन वैल्यू दैट अपीयर इन स्टाफ रिलेशन, जब स्टाफ रिलेशन में आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी जो जो है ये सारी की सारी एग्जांपल्स होंगी। हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग जो है वो टपल के लिए जो हम लोग यूज़ करते थे वेरिएबल, वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगेन देखिए एग्जांपल लिस्ट द स्टाफ हु मैनेजेस प्रॉपर्टीज फॉर रेंट इन ग्लासगो। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक स्टाफ नंबर, उसका बेसिकली स्टाफ को जाहिर करना है, तो स्टाफ के तमाम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे डोमेन के वो इक्वल होंगे, क्योंकि हमने उसमें से निकाले नहीं है, हमने बल्कि वो सारे के सारे उसमें बताए हैं। अभी देखें इस तमाम के तमाम इनका ताल्लुक जो है वो स्टाफ के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, और उसके साथ कोई एग्जिस्ट कर रहा है स्टाफ नंबर। ठीक है जी। कोई एक, इसको एस एन वन क्यों कहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी एस एन, तो यहाँ पे हम दूसरा एक एस एन वन उसको हम लोग जाहिर करेंगे। वो देखिएगा आगे हमारे पास उसको हम लोगों पे कंपेयर करेंगे किसी जगह पे जाके। वो अभी आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि वो अगली लाइन में ही
वो मौजूद है। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, किसके साथ SN1 क्यों लगा है, वो भी आपको बताता हूँ जी। प्रॉपर्टी फॉर रेंट, ठीक है जी, ये भी एक हमारे पास आपको पता है फंक्शन है जिसके ये तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स हैं इस रिलेशन के, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें एंड SN, SN क्या है, SN स्टाफ नंबर है, ठीक है जी, इक्वल हो SN1 के, ठीक है जी। SN1 क्यों है, SN1 क्यों इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर हमारे पास सॉरी जो आपके पास जो स्टाफ है वो तमाम उसका मैनेज का रिलेशन है मैनेजमेंट का प्रॉपर्टीज के साथ, सॉरी मैनेजमेंट का रिलेशन है प्रॉपर्टीज फॉर रेंट के साथ, ठीक है जी। तो जो प्रॉपर्टीज फॉर रेंट के अंदर स्टाफ का जो हमारे पास स्टाफ नंबर्स हैं उसको SN1 के साथ जाहिर किया गया है, जबकि जो स्टाफ का जो हमारे पास रिलेशन है उसको उसके अंदर मौजूद जो स्टाफ नंबर है उसको SN से जाहिर किया है। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करके चेक कर रहे हैं, डोमेन वेरिएबल्स को SN को चेक कर रहे हैं SN1 के साथ, लेकिन पीछे हम लोग S.SN और M. इस तरीके से हम लोग उसको कर रहे होते थे, और जो सिटी है वो इक्वल टू है ग्लासगो के, ये हम लोग यहाँ पे जो है वो चेक कर रहे हैं। अब इसको उसको मजीद जो है वो लिखने के तरीके भी आपके सामने हैं बच्चों, वो आप लोग देख सकते हैं। आगे इसी तरीके से बच्चों हमारी अगली क्वेरी जिसको हम लोग पीछे जो है उसके साथ भी करके आए हैं, यहाँ पे देखें सिंपली नेगेशन है देयर एग्जिस्ट SN1 के साथ। तो आपके वो तमाम के तमाम देखें बच्चों डोमेन वेरिएबल्स के साथ इसको हम लोगों ने किया हुआ है। आगे आपके पास डी भी है, उसको भी उसी तरीके से जो है वो किया गया है। तो आप इसको लाजमी उसके साथ कंपेयर भी करिएगा रिलेशनल टपल टपल कैलकुलस के साथ, इसको लाजमी इसको कंपैरिजन करके देखिएगा डोमेन कैलकुलस का। तो ये भी आगे मजीद आपके पास जो है एग्जांपल्स हैं, और इसको आप लोग अंडरस्टैंड करिएगा। अगली उसकी तरफ बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, और वो है इंटरफेस विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इसका इंटरफेस कैसा होता है, दो किस्म का हो सकता है, टाइटली कपल्ड हो सकता है, लूजली कपल्ड हो सकता है। टाइटली कपल्ड से मुराद है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस लैंग्वेज आपस में मर्ज कर दी जाती हैं। इन डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस हैं जब उसको आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मर्ज कर देते हैं तो हम इसको कहते हैं दीज आर टाइटली कपल्ड लैंग्वेज, ठीक है जी। तो फिर आगे अगर हम लोग लूजली कपल्ड की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको एक्सटेंड किया जाता है स्पेशल कॉन्सेप्ट्स के साथ, और इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, ये लूजली कपल्ड है, ठीक है जी। ये चैप्टर की समरी है जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपका जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप लोग जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ उसको समझ सकें कि उसमें हम लोगों ने किया क्या है। द रिलेशनल अलजेब्रा इज हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। और इट कैन बी यूज टू टेल द DBMS हाउ टू बिल्ड ए न्यू रिलेशन, किस तरीके से आप जो है वो नया रिलेशन बनाएंगे। इसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम बता सकें किस तरीके से DBMS के अंदर हम लोग एक नया रिलेशन बना सकते हैं फ्रॉम वन आर मोर रिलेशन इन द डेटाबेस। जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर रिलेशन हैं उनमें से किस तरीके से हम कोई नया रिलेशन बना सकते हैं। द रिलेशनल कैलकुलस इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और जो रिलेशनल कैलकुलस है वो नॉन प्रोसीजरल है, रिलेशनल अलजेब्रा प्रोसीजरल है, relational calculus is non-procedural language. It can be used to formulate the definition of a relation in term of one or more database relation. हम उसको database relation की सूरत में इसकी मदद से जो है वो चीज़ों को जाहिर करते हैं। However, formally the relational algebra and relational calculus are equivalent to one another. ये होते आपस में एक दूसरे के इक्वल ही हैं। For every expression in the algebra, there is equivalent expression in calculus. अगर कोई भी अलजेब्रा के अंदर कोई एक्सप्रेशन है उसके कोई ना कोई इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कैलकुलस के अंदर भी मौजूद होती है। इसी तरीके से अगर कोई कैलकुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन है तो उसकी जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन अलजेब्रा के अंदर भी मौजूद होती है। कुछ 5 फंडामेंटल ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे थे रिलेशन अलजेब्रा के अंदर, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन थी, प्रोजेक्शन थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यूनियन था, सेट डिफरेंस था। ये तमाम के तमाम हम लोग को पीछे देख के आ चुके हैं। परफॉर्म मोस्ट ऑफ द डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन ये तमाम के तमाम करते थे। इन एडिशन देयर आर आल्सो ज्वाइन, इंटरसेक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन which can be expressed in terms of 5 basic operation। इसको भी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं, इसको अच्छे तरीके से हम लोग करके आ चुके हैं। द रिलेशनल कैलकुलस इज ए फॉर्मल नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज दैट यूज प्रेडिकेट्स। तो रिलेशनल कैलकुलस है वो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग प्रेडिकेट्स को यूज करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू फॉर्म्स ऑफ द रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, जो कि हम लोग पीछे बात करके आ चुके हैं। टपल रिलेशनल कैलकुलस के अंदर हम हमारा जो इंटरेस्ट होता है हमने टपल्स को फाइंड करना होता है जिसके लिए कोई ना कोई प्रेडिकेट ट्रू है। ए टपल वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट रेंजेस ओवर ए नेम्ड रिलेशन, जो कि नेम्ड रिलेशन से उसका ताल्लुक होता है। दैट इज ए वेरिएबल हुज ओनली वैल्यू परमिटेड आर
टपल्स ऑफ द रिलेशन, जो कि तमाम के तमाम उन टपल्स में से बिलोंग कर रहे होते हैं। एक टपल होती है उस रिलेशन में, वो तमाम के तमाम टपल्स में से ही कोई ना कोई टपल्स निकाली जाती हैं उस पर्टिकुलर रिलेशन में से। ठीक है जी। और जो डोमेन रिलेशन कैलकुलस है, डोमेन वेरिएबल टेक देयर वैल्यूज फ्रॉम डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट रेदर देन टपल ऑफ रिलेशन। यानी उसमें हम लोग टपल ऑफ रिलेशन में से वैल्यू ले रहे होते थे, यहाँ पे हम लोग डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट से जो है वो अपनी वैल्यू ले रहे होते हैं डोमेन रिलेशन कैलकुलस में। द रिलेशन अलजेब्रा इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सेफ सबसेट ऑफ रिलेशन कैलकुलस। ठीक है जी, इसका सेफ सबसेट है। ठीक है जी। तो ये हमारी चैप्टर की समरी थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर रिलेशन अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले वीक के लेक्चर्स के साथ हमारी मुलाकात होगी। ठीक है जी। तब तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम अगली जो है उसमें डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक क्या है जी।